अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मौजूदा सूरत हाल जो कि खासी तशवीशनाक है, परेशान कुन है, उस पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स हमने आपके लिए इसी मौजू पर पेश किए, पर इतनी फिक्रमंदी वाली सूरत हाल शायद पहले नहीं थी कि जितना कि अब है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम देख रहे हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक में कोरोना वायरस को लेके, इस ग्लोबल पैंडेमिक को लेकर क्या हो रहा है और हमारे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में क्या सूरत हाल है कि जहां पर आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जगह कम पड़ गई है। न्यू दिल्ली के अंदर अस्पतालों में लोगों की लाशें पड़ी हैं, वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड ये चल रहा है कि इंडिया नीड्स ऑक्सीजन एंड वी कांट ब्रीथ, और साथ ही साथ पाकिस्तान इज सपोर्टिंग इंडिया। ये वो ट्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। और इस ऐसी घड़ी में कि जहां पर इंसान को इंसान की मदद करनी है, इंसानियत पहले आती है, बाद में दीगर चीजें कि मुल्क क्या है, नस्ल क्या है, तो पाकिस्तान में भी लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं भारत को। और इसी सपोर्ट में फैसल ईदी साहब की तरफ से खत लिखा गया है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, और ये कहा गया है कि हमारी तरफ से आप इस मुश्किल घड़ी में 50 एम्बुलेंसेस की फ्लीट हम आपको अवेलेबल करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान की कंडीशन ये है कि यहाँ पर पहले इंतजामिया के जरिए एसओपीज पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जाती रही, बार बार कोशिश की जाती रही। सन 2020 में जब ये आया था वायरस, तब से लेके अब तक इंतजामिया, सिविल इंतजामिया के जरिए ही सब हो रहा था। लेकिन अब फौज की मदद मांग ली गई है। वैक्सीनेशन का अमल यह है कि हमने सिर्फ 1.7% हमारे यहाँ जो 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, ये 40 साल से क्या बल्कि कहना चाहिए 50 से ज्यादा, क्योंकि 50 से नीचे तो अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई, सिर्फ 1.7% हैं उनमें से भी कि जिनको ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान में मिल चुकी है, बाकी सब इंतजार में है। तो हम कैसे इस मुश्किल घड़ी का मुकाबला करेंगे? एक तरफ भारत है जहां पर वैक्सीनेशन तो है, पर वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं, ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं, और पाकिस्तान के जहां पर हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं। आज के प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों का तारुफ जी हमें ज्वाइन किया हुक्मरान जमात पीटीआई से उस्मान बसरा साहब ने। बसरा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले बसरा साहब, चूंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और हुकूमती जमात है, और बहुत सी तवक्कुआत अवाम को पीटीआई से हैं, आप यकीनन यही कहेंगे कि आपकी अवाम की तवक्कुआत पर पीटीआई हमेशा से पूरा उतरी है और अब भी पूरा उतर रही है। लेकिन इस सूरत हाल में काफी परेशानी की बात है, ना हमारे पास वैक्सीन है, और अब सिविल इंतजामिया से भी आप लोगों ने हाथ उठा लिए हैं कि सिविल इंतजामिया के बस की बात नहीं है एसओपीज पर अमल दरामद करवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके भाईजान इनवाइट करने के लिए। देखिए, मसला ये है कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर ये जो कोई यकदम तो नहीं आई ना जी, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। पहली जब वेव आई, आपको याद है 2020 के अंदर, पिछले साल के अंदर, तो तब भी इनिशियल डेज के अंदर फौज की मदद ली गई थी, और तब से ही हुकूमत के इक़दाम जो हैं अल्टीमेटली उसको पूरी दुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन की टर्मिनोलॉजी हो या दूसरे इक़दाम कोरोना के खिलाफ, उसको सराहा गया है। सबसे जिसमें बेहतर रहा पिछली दफा में जो पेंडेमिक के साथ हम निपटे, पाकिस्तान के लोगों का एक मुआवन रवैया था इस वबा के खिलाफ, जो लोगों ने इसके ऊपर एसओपी से बड़ी हद तक अमल किया, एक प्रॉपर लॉकडाउन किया गया। अब अगली दफा, लास्ट टाइम भी हम अपनी इकोनॉमी को बचाने में कामयाब हो गए, इस दफा बदकिस्मती ये रही है कि हुकूमत के तमाम तर इक़दाम तो मौजूद हैं, पहले से भी बेहतर इक़दाम किए गए हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी आपको पता है बेहतर इंतजाम हैं, लेकिन जो लोगों की तरफ से जो रवैया है वो इंतहाई गैर संजीदा रहा है। लोगों ने दूसरी इस लहर के ऊपर जो है वो कोई संजीदगी नहीं दिखाई है, और आपके सामने फिर अल्टीमेटली फौज को भी हम लेके आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो है, जो हमारे टेलीविजन पे कल से शुरू हो गई, टेलीविजन का बहुत बड़ा किरदार है, मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान के अंदर चैनल जहाँ भी हम भी जाते हैं, शाम को प्रोग्राम बपा किए जाते हैं, कहीं पे भी एसओपीज या लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए कल से प्रोग्राम शुरू हुए हैं, और इससे आप देखेंगे फर्क भी पड़ा पड़ेगा लोगों में अवेयरनेस। क्या वैसे तो पहले जरा ये बताइए बजरा साहब, 7 से रात 12 बजे तक क्या बर्पा किया जाता है? जो प्रोग्राम
किए जाते हैं टेलीविजन के ऊपर। अच्छा, जिनका लेकिन मैं यहाँ पर बसरा साहब बाकियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं उनकी वकालत करूंगा, ना मैं उनकी वकालत करने की पोजीशन में, क्योंकि अपनी किए का वो खुद जवाबदेह हैं। लेकिन अगर आप मेरे पिछले जितने भी प्रोग्राम्स उठा के देख लें, शायद ही कभी ऐसा हो कि मैंने कोरोना और कोरोना वायरस और एसओपीज पर अमल दरामद होना ना होना इसके ऊपर बात ना की हो। मैं तो हमेशा से करता आ रहा हूँ, बल्कि लोग मुझे ये कहते हैं कि आपने अपने सर पे सवार कर लिया कोरोना वायरस को। अली भाई देखिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मीडिया, एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है ना, तो मैं सबको कह रहा हूँ, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। हम सब ने बहसीयत कौम में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, लेकिन आज से ऑनवर्ड भी अगर हम उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं भी और करें भी तो मामला बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी बात नहीं है, अभी भी उस तरह से सूरत नहीं बिगड़ी है। लेकिन एक चीज मैं आपकी खिदमत करूंगा कि दोबारा देखिए ना, जो टॉपिक है वो पीछे रह जाएगा। कल भी यही हो रहा था, फौज आ गई। आप मुझे बताइए कि क्या हम न्यूजीलैंड से तरक्की याफ्ता कौम है? न्यूजीलैंड के अंदर जब ये पेंडेमिक जो है आउट ऑफ कंट्रोल था, उन्होंने भी फौज की मदद ली, ब्राजील ने फौज की मदद ली, यूके के अंदर भी फौज को बैरकों से निकल के लोगों की मदद के लिए आना पड़ा, अमेरिका के अंदर फौज को निकल के लोगों की मदद। फौज देखिए, हमारे मुल्कों के अंदर फौज जो है वो किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए इसीलिए रखी जाती है, वो जंगी हालात हो, वो कोई भी नागहानी सूरत हो, अगर वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके रीच से बाहर की चीजें हैं, तो मेरे ख्याल में अब ये हो क्या रहा है अली भाई, मैं आप खिदमत में आपकी ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब तमाम जो हमारी सियासी जमातें हैं, अब इनका रुख फौज की तरफ। जी, बड़े बड़े जो जहाँ पे फिक्री बददियानत लोग हैं, मैं मालूम से कहूँगा, मेरे पास इससे अल्फाज नर्म नहीं है। जब आप कौम की रहनुमाई करता है, आपके ऊपर फरीजा डाला, आप अदा नहीं करेंगे, फिक्री बददियानती कर रहे हैं आप। आप अभी आपका प्रोग्राम तो रात को चलेगा, चल रहा है अभी इस टाइम। लोगों ने तमाम प्रोग्राम में एक ही टॉपिक उठाया हुआ है, जी फौज आ गई, जी सिविल इंतजामिया फेल हो गई। भाई देखिए, ये हमारे मुल्क के इदारे हैं, अगर लोग इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्ड करते तो हम क्यों फौज को बुलाते? अब क्योंकि पेंडेमिक के मामला दिए हैं, आपने खुद ही भारत का जिक्र किया, दिल खून के आंसू रो रहा है वहाँ की जो विजुअल्स देख के, जो वहाँ पे जो चीजें चल रही हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। फौज के बुलाने पर यानी कि एतराज नहीं करना चाहिए। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर आपकी तरफ आते हैं। बसरा साहब का कहना है फौज के बुलाने पे एतराज नहीं होना चाहिए, और मैं इनकी इस राय को इस हवाले से सेकंड कर सकता हूं कि जब हमारे यहाँ सैलाब की सूरत हाल होती है, मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब होते हैं, तो हम फौज को बुलाते हैं, फौज की मदद होती है। सन 2005 में जलजला आया, फौज की मदद मांगी गई। तो जब इस तरह की आफत हो कोई, और अब ये एक बहुत बड़ी एक वबा है जिस पर कंट्रोल जो है वो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, बहुत से इंटरनेशनल में कंट्रीज भी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, तो फौज को बुला लिया, ठीक कर लिया। अली मुमताज़, और इस बात पे भी शुक्रिया कि मुझे इस अहम मौजू पे आपने मौका दिया कि मैं अपनी पार्टी की यहाँ बतौर पाकिस्तानी नुमाइंदगी कर सकूँ। मुझे पहली तो हैरानगी बसरा साहब पे तो मुझे कोई गिला नहीं और कोई हैरानगी नहीं। जो व्हाट्सएप पे आया होगा, जो मीडिया की ब्रीफिंग दी होगी, वो सारा दिन उसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उस बॉक्स से बाहर निकलने को वो नहीं। लेकिन अगर आप जलजले और सैलाब को कंपेयर करेंगे इस वबा के साथ, जलजले में भाई रास्ते बंद हो जाते हैं, हैवी मशीनरी किसके पास है? आपका कौन सा ऐसा मुल्क का इदारा है, क्या डिप्टी कमिश्नर के पास होती है? बड़ी गाड़ियां किसके पास हैं लॉजिस्टिक के लिए? फिर आपके पास चौधरी साहब नहीं सुन रहे ना, सिविल इंतजामिया की नहीं सुन रहे लोग। आप सुन लेना, मुझे मौका दीजिए जरा, फिर आप मुकम्मल कर लीजिएगा बात। सैलाब आया तो तब भी जितनी आपके पास इमरजेंसी से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर हो, आपके पास C-130 हो, आपके पास बड़ी गाड़ियां हो सामान शिफ्ट करने के लिए, बंद बांधने के लिए हैवी मशीनरी है, वो कहाँ है? मेरे जो दिफा का इदारा है उसके पास है। FWO इसीलिए पहले बनाया गया और उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाइए आज के हालात के अंदर। बसरा साहब की बात दुरुस्त, सिविल इंतजामिया बेबस हो गई। मैंने नहीं देखा गुजरात से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके मुल्तान तक, मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक, जो मुझे जाने का आने का मौका मिला, जब सिविल इंतजामिया चाहती है, जब हुकूमत की विल होती है, तो कोई ऐसा काम नहीं कि ना हो सके। जब वजीर आजम एक चीज को सीरियस नहीं ले रहे, जब वुज़रा एक चीज को सीरियस नहीं ले रहे, जब आपकी कोई, मुझे चले इस सारे से बाहर निकल आते हैं। अभी बसरा साहब मुझे ये बता दें कि 2020 में हमारे पास बेड कैपेसिटी क्या थी इमरजेंसी को और ICU को जो है वो डील करने के लिए, और आज 2021 में हमारे पास बेड कैपेसिटी क्या है मरकज़ के अंदर, पंजाब के अंदर।
हमारी ऑक्सीजन उतनी है सर, पहले जितनी है। हमारे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की पोजीशन आज से 2 माह पहले क्या थी और आज क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले सहूलत कितनी थी, आज कितनी है? मेरे इस भाई, बहुत ही सादा भाई बसरा साहब की हुकूमत ने, इनके वुज़राए सेहत ने, इनके मंसूबा साजों ने कितनी प्राइवेट बिल्डिंग्स हायर की, कितने प्लाजे और होटल हायर किए पिछले 2 माह के अंदर, जहां पे इन्होंने इंतजाम किया हो। आज की खबर क्या थी कि आपके लाहौर के अंदर 90% जो है वो बिस्तरे पूरे हो गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर 2 बड़े अस्पतालों ने आपको मरीज लेने से इनकार कर दिया है। बसरा साहब, फवाद साहब, इमरान खान साहब आए, आके बताएं मुझे कि इन्होंने पिछले 2 माह के अंदर इमरजेंसी फैसिलिटीज के अंदर क्या इजाफा किया। क्या मास्क जो हैं उनकी प्रोडक्शन 2 माह में बढ़ी, सैनिटाइजर की प्रोडक्शन बढ़ी? क्या आपने जो जखीरे थे खुराक के, उनको इजला के अंदर आपने इस तरह से अरेंज किया कि अगर आज आपको लॉकडाउन करना पड़े तो आपका सारा ये सिलसिला चल सके? इन्हें सिवाय बातों के, सिवाय चर्ब जबानी के और सीधा साधा कह दिया कि ओपोजिशन जमातें बददियानत लोग फौज के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई वजीर खजाना भी ले आओ, आपके पास आपके 200 लोगों में तो नहीं है, वजीर प्लानिंग भी ले आओ। मैं ये सवाल अगर पूछूंगा तो बसरा साहब के पास जवाब नहीं है इसका, मैं आपको पहले से बता सकता हूँ, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन यही है कि नहीं हुआ है काम। और लेकिन बसरा साहब उसके ऊपर खैर अपनी पार्टी के हिसाब से कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करेंगे कहीं। मैं बसरा साहब आपको मौका जरूर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ जरा तैमूर तालपुर साहब भी जवाब दे देना इकट्ठा, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आपके पास रिस्पॉन्ड करने को काफी मवाद होगा। तैमूर तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी कहा गया है, वैक्सीनेशन की बात की गई है और उसके अंदर उन्होंने ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि जी 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। कि कहाँ गया वो सारा कोरोना रिलीफ फंड का पैसा कि जिसकी वजह से हम तो मुफ्त की दवा के इंतजार में रहे हैं, मुफ्त की डोजेस के इंतजार में रहे हैं, और वो कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। और फिर शहरी रहमान साहिबा ने भी मुकम्मल लॉकडाउन का कहा है। आप समझते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन ही वक्त की अब जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। पहले तो मैं बात करूंगा मेरे भाई बसरा साहब ने जो फरमाया रवैयों के बारे में, तो अवाम के रवैये तो होते हैं पर अवाम भी फॉलो करती है अपने लीडर्स को। अली भाई, जब हम हाथ बांध बांध के चीफ मिनिस्टर से मिन्नते कर रहे थे लोगों की कि मेहरबानी करें, समझें, बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक वेव आई है कोविड की, ये मजाक नहीं है, तो हमारे सीरियस प्राइम मिनिस्टर तब कह रहे थे कि ये नजला है, जुकाम है और जो शानदार से ठीक हो जाएगा। जब हम लड़ रहे थे सिंध के अंदर लॉकडाउन के लिए अली भाई, तो उस वक्त बैठ के गवर्नर सिंध कह रहा था सब कराची के जो है ताजरों को कि दुकानें जबरदस्ती खोले, हम आपके साथ खड़े होंगे। जब हम इनको मिन्नत कर रहे थे कि ईरान ऑर्डर बंद कर दो, हालात तब इमरान खान साहब के रवैये को क्या हुआ था, किन ख्यालात में थे, किन ख्वाबों की दुनिया में थे, या किस डबल डोज के अंदर चल रहे थे। चले ठीक है, वक्त चला गया, मैं अब सियासी चीज इसमें नहीं इन्वॉल्व करना पड़ूंगा, पर एक सिंपल सी होशियारी की बात है कि आपका स्मार्ट लॉकडाउन हैज कम आउट टू बी द मोस्ट स्टूपिड लॉकडाउन। आपके स्मार्ट लॉकडाउन ने कहीं पर भी कोई हमें रिजल्ट नहीं दिए। आपने जहां पे सिंध को फॉलो किया, हमने फुल लॉकडाउन दिया, हमने आपको रिजल्ट दिखाया, और आपको आज खुशी के साथ या गम के साथ सिंध का वही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और आपको अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय के फुल लॉकडाउन के। हम जब रोते रहे कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन बंद करें, पीएम साहब को हम खत लिखते रहे, एनसीओसी को हम रिक्वेस्ट करते रहे, तब इस बात पे आपको वजन नहीं आया। जब हम बता रहे थे कि ये सारा पंजाब से घूम फिर के हमारे पास आएगा, जो कि बाहर से लंदन से मेजॉरिटी पंजाब के अंदर ये इन्फ्लक्स आया है, ऐसे ही है, तब भी हमारी बात को कोई वजन आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है। हम इस मौके पे एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो बसरा साहब के पास काफी कुछ है रिस्पॉन्ड करने को। लेकिन बसरा साहब के पास जाने से पहले मैं एक सवाल तैमूर साहब से भी पूछूंगा, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है मौजूदा कोरोना वायरस की परेशान कुन सूरत हाल को लेके। अलार्मिंग सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, और वॉर फुटिंग पर अगर फैसले और इकदाम ना किए गए तो ये ना हो कि खुदा न खास्ता मजीद ताखीर हो जाए।
उस्मान बसरा साहब, वक्फे से पहले आपने चौधरी जाफर इकबाल साहब के और तैमूर तालपुर साहब के कुछ उठाए हुए अहम पॉइंट्स हैं आप तक पहुंचे। सबसे पहले चौधरी जाफर इकबाल साहब ने जो आपसे सवालात पूछे हैं, जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए, उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। गो कि मैंने उनसे उनकी गुफ्तगू के दौरान ये कह दिया और ये कहने की आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन जो हकीकत है वो मुझे फिर बयान करनी पड़ी कि उनके जो सवाल थे उस पर मैंने उनसे उसी वक्त कह दिया कि कुछ भी नहीं किया है गवर्नमेंट ने। आप ये ना समझिए कि गवर्नमेंट ने कुछ किया है। अच्छा अली भाई, मैं आपके इल्म नजूम को सराहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे बताने से पहले बहुत सी चीजों का इल्म है। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। देखिए मतलब ये है, बस क्या करें, आपको बड़ा पुराना जानते हैं ना बसरा साहब, क्या करें। कई मरतबा इल्म नजूम वालों को ज्यादा मालूम नहीं होता, पर जिसके बारे में प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं उनके बारे में पता होता है, वही उनके लिए काफी होता है। अच्छा, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि क्योंकि बड़े संजीदा किस्म के हालात हैं, तो हमें ये जो पॉलिटिकल पॉइंट्स हो रहे हैं इससे निकलना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। नहीं सर, सवाल के जवाब तो दे देना। मैं अभी कितने मजीद मास्क का इंतजाम किया गया, वेंटिलेटर्स का किया गया, ऑक्सीजन का किया गया, हॉस्पिटल बेड्स का किया गया, बिल्डिंग्स का किया गया कि जहां पर इस तरह की अगर सिचुएशन बनती है तो उनको हम एक अलहदा से अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, जिस तरह पिछले साल आपने एक्सप्रो सेंटर लाहौर में किया था। अली भाई अगर मुझे बोलने देंगे इंशाल्लाह ताला तो मैं आपको तसल्ली तस्बीह तलब जो जवाब है वो दूंगा। देखिए क्विकली मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जब पिछली दफा जो हम इस वेव से गुजरे, आपने भी इसको विटनेस किया और पूरी दुनिया ने इसके ऊपर उसको सराहा जो इकदाम हुकूमत पाकिस्तान ने लिए। और जब मैं हुकूमत पाकिस्तान कहता हूँ तो मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूँ। बादल नखवास्ता लिए जैसे तो ये सिंध हुकूमत भी उसमें शामिल थी। हुकूमत पाकिस्तान चारों सूबों की हुकूमतों ने वजीर आजम की सरबराही में जो इकदाम किए, पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के अंदर आपको मालूम है लाखों लोग लुत्फ़ अजल बने, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की और हुकूमत के बेहतरीन इक़दाम की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये नुकसान ना होने के बराबर हुआ। और उसको माना किसने? उसको आपकी दुनिया के बड़े बड़े फोरम से माना गया, हत्ता कि बिल गेट्स और उनकी जो NGO काम करती है उसने प्राइम मिनिस्टर को 12 फोन किए कि हमें बताएं, ठीक है जी, कि ये किस तरह आपने सब टॉप किया है, नंबर 1। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर एक दिन कोरोना से बेहतरीन इकदाम उठाने पर पाकिस्तान के लिए एक दिन बनाया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की कौम की नुमाइंदगी करते हुए बात की। हमने सर अब का बता दें सर, पिछली तारीखें मैं कर देता हूं अगर आप चाहते हैं। गुजरात का अभी सुनिए, हम यूएनओ का और इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम का नहीं पूछ रहे। इकदाम किए, चौधरी साहब को चाहिए कि थोड़ा सा अपनी हमें नोक पलट करनी चाहिए गुफ्तगू की कि ये इकदाम कि आप बेड का अरेंजमेंट करते हैं, आप बिल्डिंग्स हायर करते हैं, जैसे हमने पिछली दफा लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर के अंदर फील्ड हॉस्पिटल बनाया, हमने हर जिले की सतह के ऊपर, हर जिले हेडक्वार्टर के ऊपर एक एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हायर किया गया। अभी पाकिस्तान में खुदा न खास्ता सिचुएशन उस लेवल पे नहीं पहुंची है। अल्लाह करे सर अगर नहीं पहुंची, फौज की मदद इसलिए तो मांगी गई है। बसरा साहब तो पहुंचे ना, ताकि सर सुन लीजिए ना। अब जाफर भाई आप भी सुनिए, जरा हौसला कीजिए। नहीं सुने क्या, एक तरफ आप फौज बुला रहे हैं, दूसरी तरफ आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है। सुन तो लेना सर। अब भाईजान जाफर भाई ये बहस तो ना बन जाए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बहस करेंगे ना जी, आप हमें बता दें कि आपने इजाफा क्या किया है, सुन तो लीजिए ना, पिछले 3 माह में इजाफा क्या किया है। आप सर सुन लीजिए, अब मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जैसे पिछली दफा बेहतरीन इकदाम किए, इस दफा भी इकदाम बेहतरीन ही हो रहे हैं। आप क्या हैं? आप हुकूमत के तर्जमान हैं, आपके पास ब्लैक है बसरा साहब, आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। आप हुकूमत के तर्जमान हैं, आप ये कहानियां ना सुनाएं, आप बताएं कि मरकज में ये इंतजाम। व्हाइट में तो बताने लगा हूँ, लेकिन अगर आप उसमें मेरी बात को टोकते रहे। जी बताइए बसरा साहब बताइए, कितने मजीद ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, वेंटिलेटर्स का, इन सब का क्या इजाफा हुआ है, क्या इंतजाम? बेड्स कितने? दफा ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लीजिए जाफर इकबाल साहब। जब हमने इसमें शुरू किया कोरोना के मामला के अंदर, पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाब के अंदर 700 वेंटिलेटर थे, जिस पंजाब के ऊपर आपने 300 अरब रुपए की एक जाली ट्रेन खड़ी कर दी ना, उस पंजाब के अंदर 700 वेंटिलेटर थे। आज पंजाब के अंदर 3800 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लिख के रख लीजिए, आपको काम आएगा। अगर 3800 हैं और पंजाब हुकूमत कह रही है कि 90% जो है ऑक्युपाइड हो गए हैं। आप सुन लें, यानी कि पंजाब हुकूमत कह रही है 90% ऑक्युपाइड है। बनाने वालों ने
जाली खिदमत के नाम पे इस मुल्क में टीटियां लगा के लूटने वालों ने सिर्फ 700 वेंटिलेटर रखे थे, उनमें भी सिर्फ 600 वेंटिलेटर चलते थे, 100 खटारा पड़े हुए थे। आज आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद 4000 को छू रही है। ये किया है हमने एक साल के अंदर। आज आपके जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल हैं उसके अंदर एक वार्ड मुख्तस कर दी गई है कोरोना से लड़ने के लिए। ये किया है हमने एक साल के अंदर। एक साल के अंदर हमने ये किया है कि हमने कोविड के ऊपर एक डाटा इकट्ठा किया है जिसके ऊपर वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास ये डाटा कभी पहले वैक्सीनेशन कर रहे हैं, आपने कहा वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन कब होगी? ये तो बसरा साहब वैक्सीनेशन की बात करते हुए तो खुद भी आपको कई मरतबा ये सोचना पड़ता होगा कि ये टॉपिक ना ही छेड़ो तो बेहतर है। नहीं अली भाई सुने ना जी मेरी बात सुनिए। आज राहुल गांधी ने डूब मरने का मकाम है। अली भाई सुनिए तालपुर से डूब के मरता हूँ मैं, जरा मुझे गंदों वाले चूहे पकड़ दें ताकि मैं डूब के मर जाऊं। और WHO ने जो वहाँ पे हम आपको सब पकड़ के देंगे, आप करुणा से हमारी जान छुड़ा दें, आप थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास हमें बता दें। मैं और सरदारी साहब का बेटा इकट्ठे डूब के मर जाएं। हमें डूब के मरना होगा उस दिन जब हम चूहे पकड़ लें, गंदम खाने वाले ना, जब आवारा कुत्ते ही पकड़ लें, चले कुछ नहीं पकड़ते। सर आप मशवरा दें, देखिए ना, मैं ये बहस नहीं करना चाह रहा था, ये बहस चूंकि ये कज फहमी है, मैं ये करना नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए डूब के किसको मरना चाहिए, सबको पता किसको डूब के मरना चाहिए। बसरा साहब इसकी तरफ भी आ जाए जो तैमूर तालपुर साहब ने कहा है कि देखिए सिंध गवर्नमेंट पहले भी कहती थी, अब भी कह रही है कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट की बात की बंद करें, लॉकडाउन की बात की कि जी लॉकडाउन लगाएं, आपने तब भी नहीं माना। अब आप जो है वो सिचुएशन को क्रिटिकल कंडीशन पे लाके फिर उसके बाद इकदाम करेंगे तो क्या फायदा? पहले क्या करते रहे आप? अली भाई पहले क्यों नहीं सुनी? आपकी बात बड़ी जबरदस्त है अली भाई। पहले सबसे तो शर्म उनको करनी चाहिए जो PDM के नाम पे पूरे मुल्क पे जलसे करते रहे हैं। भारत के अंदर आज ये पेंडेमिक आज यहाँ कोविड पे बात करें, बसरा साहब कोविड पे बात करें, वरना बातें बहुत है हमारे पास करने के लिए। अली भाई आपसे जो काम पूछा जाता है वो आपको आता नहीं है और आप चले गए हैं PDM की सियासत पे बात करने। चले कोविड का बताएं ना, जो आपसे सवाल पूछा है कोविड के इंतजाम आप बताएं, आपके क्या किए हैं? भारत के अंदर इस वबा के फैलने की आखिरी जो सबसे बड़ी वजह है वो कुंभ का मेला है, जहाँ से पूरे भारत से लाखों लोगों ने शिरकत की और PDM यहाँ हजारों लोगों के जलसे करती रही। पूरे पाकिस्तान में कोविड की ट्रांसपोर्टेशन और कैरियर बनती रही। उनको शर्म से डूब के मरना चाहिए मेरे ख्याल में सबसे पहले। अब इसमें अभी लेटेस्ट ये है, देखिए जाहिर बात है आपको बसरा साहब और PTI को तो शर्म आनी नहीं है, शर्म आनी है तो बाकी पाकिस्तान को ही आनी है। पिछली दफा पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म की सरबराही के अंदर हमने कोविड के खिलाफ बेहतरीन इक़दाम उठाए और अल्हम्दुलिल्लाह कौम और उसके महफूज किया। बिल्कुल इस तरह अभी भी करेंगे, लेकिन एक सिर्फ मैं आपसे बात करूंगा। करेंगे बसरा साहब, वी आर आस्किंग कि आपने क्या किया है, करेंगे नहीं, अभी तक क्या किया है? वन बाय वन करें। आप दोनों एक ही पार्टी के नजरिए को रिप्रेजेंट करते हैं, वन बाय वन कर लें। लेकिन मेरी हुकूमत, मेरी ये आपसे अली भाई आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश ये है कि सिंध के अंदर जो लोग हैं उनको भी जगाएं कि आपकी भी यहाँ पे हुकूमत है। हर वक्त मरकज के ऊपर ना देखते रहा करें। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात आपके, अगर मरकज को देख रहे होते तो आज सुन तो रहना जी, बर्बादी होगी। ठीक है, आपने 18वीं आईनी तरमीम की बात की है, इसी पर मैं तैमूर तालपुर साहब की तरफ जाता हूँ। 18वीं आईनी तरमीम को लेकर बात करते हैं बसरा साहब। 18वीं आईनी तरमीम को, तैमूर तालपुर साहब आपके पास सूबाई हुकूमत के पास भी इख्तियारात हैं, आप अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अगर आप समझते हैं कि लॉकडाउन वक्त की जरूरत है तो लॉकडाउन क्यों नहीं लगा देते? आपकी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी भी पाबंदियां लगाई गई हैं, गो के आपने वो पाबंदियां लगाने में ताखीर इसलिए भी की है क्योंकि फिगर्स उस तरह से चल नहीं रहे थे, फिगर जब बढ़ना शुरू हुए तो आपने लगाई। लेकिन आप अगर लॉकडाउन का, नेशन वाइड लॉकडाउन का सजेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप सिंध गवर्नमेंट प्रोविंस में लॉकडाउन लगाएगी? हम पहले भी NCOC को भी सजेस्ट कर चुके थे कि ये खान साहब का जो स्टूपिड लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन काम नहीं करेगा, आपको फुल लॉकडाउन करना पड़ेगा। और सिंध ने सिर्फ इसलिए अभी तक ऐसे इकदाम नहीं उठाए थे क्योंकि एक हफ्ता पहले तक सिचुएशन कुछ ना कुछ हमारी कंट्रोल में थी। जो इन लोगों ने खाना खराब कर दिया KPK, बलूचिस्तान और पंजाब का, वो हमारे पास हालात नहीं थे। हम इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हुए मेरे ख्याल में तालपुर साहब को पता नहीं आज हमारे पास पाकिस्तान में जरा बात मुकम्मल कर लेने बसरा साहब, बात मुकम्मल कर लेने दें।
आप देखें ना, मैं इसलिए मैं कहता हूँ जब ये बोलते हैं तो मुझे भी मुकम्मल नहीं करना देते, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि इनको चले आप जानबूझ कर ना करें ना, जानबूझ के बदले तो ना लेना, बदले ना ले, बदले ना ले। बसरा साहब मैं खामोश हूँ जी। या तो बसरा साहब को रोजा लग रहा है, या तो बसरा साहब शर्मिंदा है मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत की हेल्थ की परफॉर्मेंस पे, इसलिए उनसे जरा जज्बात नहीं, वो कह रहे हैं वो खामोश है, वो खामोश है। बसरा साहब अब आप खामोश हैं। अगर आज शायद मुराद अली शाह साहब ने भी वही इकदाम किए होते जो इमरान खान ने किए, तो शायद मेरी भी हालत बसरा साहब जैसी होती है, उनसे भी शायद थोड़ी बदतर होती। तो खैर मैं उनके जज्बात समझ सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने आज भी जो है एनसीओसी को जो हमने रिक्वेस्ट की है, हम उम्मीद रखते हैं कि वो पूरी होंगी। हमने जो इनको रिक्वेस्ट की है, कुछ ना कुछ उन पे एनसीओसी ने हीट किया है, कुछ ना कुछ वजन डाला है, पर अगर उन चीजों पे पहले वजन डालते, पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करते, पहले इंटर प्रोविंशियल आपकी जो है ट्रैवलिंग बंद करते, तो आज कम से कम हमारे सूबे का वो हाल नहीं होता। और इसके लिए इमरान खान को मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं, और पाकिस्तान की आवाम भी इमरान खान को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराती है। जब जो कदम उठाने थे, जब वक्त था पाकिस्तान को सेव करने का, तब कुछ नहीं कर सके। आपने ईरान के बॉर्डर भी खुले रखे, आपने किसी चीज पे कोई हीट नहीं दी। अब जब आपने देखा कि तबाही बर्बादी की तरफ अल्लाह हमको बचाए हमारा मुल्क जा रहा है, तो फिर एहसास खान साहब को हो गया। हर चीज का देर से ही एहसास होता है। मुझे पता नहीं, पहले ये तो सो रहे होते, पर शायद इनकी टीम भी सारी इनके साथ सो ही रही होती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर हमारे कहने पे इन्होंने प्रोक्योर किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, वो कब आ रही है तैमूर साहब? जी सिंध कैबिनेट ने जो मंगवाई है वैक्सीन वो आनी है, पर हमारे पास बहुत सी प्राइवेटली वैक्सीन आई हैं, प्राइवेटली वैक्सीन चल रही हैं, जो कि मुराद अली शाह साहब इस चीज के खिलाफ थे कि जो प्राइवेटली लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करें, वो हमें करना चाहिए। हम वो बजट में अपने चीजें रख चुके हैं, और अगर हमने जब छुट्टी मांगी थी, जब इजाजत मांगी थी वफाकी हुकूमत से, उस वक्त हमें इजाजत देते तो कम से कम सिंध का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज वैक्सीनेटेड होता। और पहले दिन से मुराद अली शाह साहब की यही कहना था कि 60 साल से ऊपर तो होना चाहिए, पर हमारे पास अगर एम्पल वैक्सीन होंगी तो हम इस पे एज ग्रुप का मसला नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं 20 साल की उम्र के, 30 साल की उम्र के, 40 साल की उम्र के, जिनको ऐसी बीमारियां हैं कि उनको अगर कोरोना हुआ तो वो कोविड-19 से सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। पर इन गहराइयों में तो इनको जाना नहीं होता, इनको तो इन सीरियस बातों पर भी सियासत ही अपनी चमकानी होती है। We've got to take a short break over here, तैमूर साहब। We've got to take a short break over here जी। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपने उस्मान बसरा साहब की तरफ से तफसीलात सुन ली। उनका यही कहना था, एक तो उन्होंने बताई तफसील के जी किस किस तरह से कहाँ हमें सराहा गया, हमने पिछले 1 साल में क्या कुछ किया है, जिस तरह से फील्ड हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, और अब भी चूंकि सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई थी तो वो सब कुछ भी हमने उसके लिए तैयारी की भी, और आगे जरूरत पड़ेगी तो कर भी लेंगे, उतना बड़ा मसला नहीं है उनके लिए। और साथ में वैक्सीन का भी उन्होंने बता दिया है कि उसके लिए भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं। इनमें से अली मुमताज साहब कोई एक भी बात कंक्रीट नहीं है एक हुकूमत के तर्जमान को, जिस तरह फैक्ट्स एंड फिगर से। पहली बात तो यह है कि इन सब का प्राइम मिनिस्टर समेत इतना नामाकूल, मैं पिछले 3 दिन से देखता रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आया कि वो खुद चेयर करेंगे मीटिंग और वो खुद सारी ब्रीफिंग लेंगे, और मुझे तवक्को थी कि उसके बाद कोई एक संजीदा वो पैगाम देंगे, कोई प्रेस टॉक करेंगे या कौम से खिताब करेंगे, जिसमें वो मुझे और आपको तसल्ली दिलासा देंगे। तसल्ली क्या देंगे? वो बताएंगे कि जी फवाद चौधरी साहब ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत में इतने वेंटिलेटर्स का इजाफा किया और इन इजला में पहले इतने थे, आज इतने हैं। मुझे ये तवक्को थी कि वजीर आज़म बताएंगे कि हमने अपने इंतजामात किस तरह से किए हैं। पिछले साल हमारे पास इतने बेड्स थे एमरजेंसी को डील करने के लिए, और आज हमारे पास इतने बिस्तरे और इतने डॉक्टर्स मौजूद हैं। मुझे ये तवक्को थी कि वज़ीर आज़म साहब ये बताएंगे कि पड़ोसी मुल्क के हालात को देखते हुए हमने अपनी अदवायात की प्रोडक्शन और उनको स्टोर करना और ज़िली इंतज़ामिया की हिफाजत में देना, हमने उसे बेहतर किया है। मुझे ये तवक्को थी कि वज़ीर आज़म साहब ये बताएंगे कि हमने इजला के अंदर खुराक के ज़खायर मुनासिब हद तक प्रोक्योर किए हैं, और अगले 2-3 माह हमें कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं देखना पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से चौधरी जाफर इकबाल साहब, मैं चाहूंगा कि बसरा साहब से मैं ये रिस्पॉन्ड उस पर जवाब ले लूं। बसरा साहब ये बताइएगा कि कितने वेंट्स में इजाफा किया गया है, एक एक करके जरा आपसे जवाब ले लेते हैं कि कितने वेंट्स में इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में,
मतलब 2020 छोड़ के आप 2021 का बताएं कि कितने बेड्स का इजाफा हुआ है सन 2021 में? मेरे ख्याल में मैंने पिछले भी चंद के अंदर ये गुजारिश की है और दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ जो वेंटिलेटर्स मशीन है जो कि 700 थी पंजाब के अंदर, 600 उनके अंदर काम कर रही थी, आज उनकी तादाद 3800 है। 3800 तो सिर्फ वेंटिलेटर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अगर आप उसके परसेंटेज निकाल लें तो ये 400% इजाफा है। और ये याद रहे कि पंजाब 400%, ठीक है चौधरी जाफर इकबाल साहब, 400% इजाफा है। जरा शॉर्ट करके प्रिसाइज टू द पॉइंट इजाफे के बावजूद अली मुमताज साहब, ये बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूँ, ये गलत फरमा रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले वजीर से अपना सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि 90% लाहौर के जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। अगर 4 दिन पहले ये थी और आज की खबर पिम्स और आपके पोली क्लिनिक में उन्होंने मरीज लेने से इनकार कर दिया है, तो क्या सर वो तो बेड्स है सर, ये हम वेंट्स की बात कर रहे हैं, वेंट्स की। जब बेड्स ऑक्यूपाइड है, जब बेड्स जो हैं पिछले 2 दिन में एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो क्या बताना पसंद करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर या पंजाब के अंदर कितने इजाफी इमरजेंसी सेंटर्स बनाए गए हैं पिछले 2 महीने में? जी बसरा साहब, इन्होंने जी बसरा साहब। अच्छा अली भाई मेरे ख्याल में पहले तो बड़ा ज़र्फ करके इनको ये मानना चाहिए कि हमने जो इजाफा किया है वेंटिलेटर के अंदर वो एक तारीखी है, ये तो मान नहीं रहे। अब अगले सवालों पे आ जाए। देखिए मसला ये है कि मैं 3 दफा कह चुका हूँ, अगर ये सुनना ही पसंद नहीं कर रहे, वजह उसकी ये है कि ये सुनना चाहते नहीं है, क्योंकि सियासत फिर नहीं कोरोना पे कर सकेंगे ना। असल में पंजाब के जो 36 के 36 जिला हैं, हर जिले हेडक्वार्टर के ऊपर जो हॉस्पिटल है जिसको हॉस्पिटल कहते हैं, उसके अंदर एक वार्ड बाकायदा कोरोना के लिए मुख्तस कर दी गई है। ये तो बेड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पिम्स हॉस्पिटल में क्यों ये कहा गया है कि जी अब गुंजाइश नहीं रही है? पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में क्यों कहा गया है कि गुंजाइश नहीं है? अली भाई मेरे ख्याल में जो अगर हम थोड़ी सी सब्सटेंशियल अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि तमाम जो इक़दाम किए गए थे पिछले साल से, जो कि कम से कम 3 गुना ज्यादा हैं, वो इक़दाम जो हैं वो कम पड़ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम फौज को भी बुला रहे हैं। एक लम्हा यहाँ पे, एक लम्हा जो है जो सर्ज है इसके अंदर वो बड़ी ज्यादा है। और जाफर इकबाल साहब को चाहिए कि थोड़ा सीख लें कि जब ये बात करते हैं मैं नहीं बोलता हूँ, इसलिए नहीं। ठीक है जी, अब चलें, अब उनको मौका दें। आपने बात अपने जवाब दे दिया आपने बसरा साहब। अभी इसी प्रोग्राम में बसरा साहब कह रहे थे, ठीक है सर, पॉइंट टेकन बसरा साहब। जरा जाफर साहब इसी प्रोग्राम के आगाज में फरमा रहे थे अभी हालात इतने खराब नहीं हुए, और हुए तो हम ये इक़दाम करेंगे। अभी फरमा रहे हैं कि जो बेड्स थे वो सारे फिल हो गए हैं, इसका मतलब है हालात खराब हो गए। अब बात अली मुमताज ये है कि इनके पास कोई कंक्रीट गुफ्तगू, कोई कंक्रीट हल नहीं है। अभी तक पंजाब के वसीम अकरम प्लस पिछले 3 दिनों से मंजर आम पे नहीं आए। चलें आप लिख के ही उन्हें दे देते, कोई साथ फिर 2 सापा ही बैठ के पढ़ा देती, कोई बता तो देता ना, वो पंजाब के लोगों से मुखातिब तो होते कि भाई हमने आपके लिए ये इंतजामात किए हैं। अगर आपने सिर्फ इसको हवा में रखना है तो हम इसे, फिर इन्होंने क्या किया कि पिछली दफ़ा ईरान से जो ज़ायरीन आ रहे थे उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम ना किया। इनके वुज़रा उन कैंप से लोगों को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल हुए, और वो सिंध के अंदर भी ये हालात बनी, सिंध वाले इसके ऊपर शोर डालते रहे। फिर बर्तानिया के साथ सारी दुनिया ने पाबंदी लगाई। ठीक है सर, हमारे पास टाइम कम है। मैं बर्तानिया सिर्फ एक बात, बर्तानिया की फ्लाइट सब, जी बसरा साहब 1 सेकंड जरा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपकी। बर्तानिया के साथ फजाई राब्ते और कम्युनिकेशन सब ने बंद की, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब वहां से प्राइवेट फ्लाइट्स के आने का इफ्तिताह करते रहे, और जो लोग वहां से आते रहे, बताइए कि बर्तानिया और ये न्यूजीलैंड वगैरह की मिसालें दे रहे थे, वहां तो जो बैरून मुल्क से सफर करके जाए उसे 15 दिन क्वारंटाइन में रखा जाता है। ये बताएं कि पिछले 4 माह के अंदर जो बैरून मुमालिक से फ्लाइटें आई, खासकर बर्तानिया से, उन्हें कहां क्वारंटाइन कराया गया? कोई ऐसा इंतजाम के ऊपर? मूविंग टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द प्रोग्राम, ये बताइएगा कि क्या सिंध गवर्नमेंट, जितनी भी डोजेस सिंध गवर्नमेंट को सरकारी मिली हैं, वो जो मुफ्त की आई हैं, क्या आपके पास उनका तमाम हिसाब मौजूद है? उसको आप अकाउंट फॉर कर सकेंगे कि कितनी लगी, कहां लगी, हेल्थ वर्कर्स को कितनी लगी, और +60 कितनी लगी, +65 कितनी लगी? आपके पास हिसाब है उस सब का? बिल्कुल जी, हमारे पास एक डोज का हिसाब है। हम वो वफाकी हुकूमत वाले काम नहीं करते, नाएलों वाले जो ये लोग करते हैं।
हमें जो डोजेस मिले से उनमें से हमने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को 1,32,000 या 1,33,000 डोजेस दे दिए हैं। उसके अलावा हमारे ओवरऑल जो तकरीबन 5 लाख हमें वैक्सीन मिले थी, उनमें से 4 लाख वैक्सीन हमारी लग चुकी हैं और हमारे सेकेंड डोजेस अभी रहे हुए हैं। हमें अशद जरूरत है कि हमें फिर से ये वैक्सीन दी जाए। अगर ये नहीं दे सकते तो ये पहले बताते। मैं इस चीज को सियासी नहीं करना चाहता। कोरोना इज मच मोर अबव पॉलिटिक्स, पर मुझे बहुत अफसोस कहना पड़ता है कि जब सिंध हुकूमत रो रही थी वैक्सीन के लिए, हमें क्यों इजाजत नहीं दी? जब हम रो रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रैवल आप क्वारंटाइन के थ्रू करें, खासतौर इंग्लैंड के साथ, इन लोगों ने क्यों नहीं किया? और जब अब इनको रो के कह रहे थे कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को बंद कर दें, सिंध का हाल बुरा हो जाएगा, तब ये क्यों सो रहे थे? बहुत अफसोस के साथ इस हर दुख का और गम का सहरा इमरान खान के ही गले जाता है। ठीक जी बसरा साहब, आखिर में जरा एक तो ये भी बताइएगा, जो तैमूर तालपुर साहब ने कहा, एक तो ये कि उनके पास तमाम वैक्सीन का हिसाब मौजूद है, और जब कहती रही है सिंध गवर्नमेंट कि हमें आप वैक्सीन के लिए प्रोक्योर करने के लिए प्राइवेटली या गवर्नमेंट की सतह पे, सिंध गवर्नमेंट की सतह पे इजाजत दें, तो आपने इजाजत देने में ताखीर की, इजाजत नहीं देते रहे। और ये भी आखिर में प्लीज जरा फरमा दीजिएगा कि ये कोरोना रिलीफ फंड का जरा हिसाब तो कौम के सामने पेश करें, जो पिछले साल पैसा इकट्ठा करते रहे प्राइम मिनिस्टर साहब, और प्राइम मिनिस्टर साहब की शख्सियत पे और उनको देखकर उन पर एतबार करते हुए लोगों ने पैसा दिया, उस सारे रिलीफ फंड का हिसाब तो दें। बसरा साहब, आवाज आ रही है अली भाई? जी आ रही है, जी आ रही है। अच्छा अली भाई, मैं सिर्फ ये कहूँ कि मुझे अफसोस ये हुआ कि दोनों पार्टिसिपेंट ने आज फिर हफ्ते आदत कोरोना के ऊपर सियासत की है। यानी कि जो पेंडेमिक जिसको अमेरिका जैसी जदीद नहीं है भाईजान, एथिक्स ही नहीं है बात करने की। मैं सर बड़े वैलिड क्वेश्चन बसरा साहब, अगर आपने आइंदा से इस तरह करना है कि बसरा साहब हमें ये बैठे बताएंगे कि एथिक्स नहीं है, हम अवाम के नुमाइंदे, हम आपसे पूछेंगे सवाल, कौन सी हमने ऐसी बात किया जो आपको? बसरा साहब, आप जरा कोरोना रिलीफ फंड का प्लीज बता दें। आपसे हिसाब मांग रहे हैं, सवाल अली मुमताज साहब ने किया। ठीक है चौधरी साहब, जरा जवाब देने दें, ये जवाब जरूरी है। अली मुमताज साहब हमसे ये पूछें कि हमने अनएथिकल कौन सी ऐसी गैर इखलाकी बात की है? जी बसरा साहब, ये अपनी उम्र का लिहाज रखें, अपनी सियासी शऊर का ख्याल रखें, अपनी सियासी वाबस्तगी का ख्याल रखें, और ये बात करते हुए अगर इनके पास बसरा साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, टाइम बड़ा कम रह गया। बसरा साहब को जरा मौका दीजिए जवाब देने का। कोरोना रिलीफ फंड का जवाब मिलना बड़ा जरूरी है। जी बसरा साहब। जी जाफर इकबाल साहब, मैं आपकी सुन रहा हूँ सर, आप बोले जी। आप ठीक है जी, प्लीज जवाब दीजिए बसरा साहब, जवाब दीजिए। खान साहब की जेब में या मिल बांट के खा लिए? चूहे खा गए हैं भाईजान, उसको चूहे खा गए। ये चूहे न्याजी चूहे होंगे मेरे ख्याल से, मतलब ये मामलात हैं हुकूमत चलाने के, ये जिम्मेदारी है, ये इनकी संजीदगी इमरान खान से शुरू हो और बसरा साहब तक आ जाए, सारे लतीफे सुनाने के लिए, सारे लगाने के लिए और सारे कौम को हंस के दिखाने के लिए। और इनके पास आखिरी काम क्या होगा? फौज को बुला लें और बिठा दें इमरान खान के साथ भी फौज को। ठीक है, यही तो मसला सारा बसरा साहब के। आपने कहा ना कोरोना रिलीफ फंड को चूहे खा गए, कौम यही तो कहती है, पाकिस्तानी यही तो कहते हैं कि कौन कहां पर क्या फंड खा रहा है, आपके पास उनको पकड़ने के लिए कुड़कियां ही नहीं है। चले सर, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो आप ऐसी कच बैठी में हिस्सा नहीं ले सकता कि जहाँ एक आदमी बात करे और तीन। चलें बसरा साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। तैमूर तालपुर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफर इकबाल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।